हेलो गाइस, मैं रीना अग्रवाल आपका हिस्ट्री सवारू चैनल में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, हम मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जाना कि सबसे ऊंचे अधिकारी मौर्य प्रशासन में तीर्थ कहे जाते थे। इनकी संख्या अर्थशास्त्र में 18 बतलाई गई है। दूसरे स्थान पर अध्यक्ष कहे जाते थे। इनकी संख्या अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 27 बतलाई है। प्रांतीय प्रशासन के बारे में, मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी। अशोक के समय इनकी संख्या 5 हो गई। अब हम मौर्य प्रशासन के बारे में आगे पढ़ेंगे। मौर्य प्रशासन का विभाजन इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे साम्राज्य, ये सबसे जो बड़ा होता था वो साम्राज्य, उसके बाद प्रांत, इसको चक्र भी कहते हैं। इसके प्रमुख, जो इसका प्रमुख होता था उसको युवराज, वह युवराज होता था। मंडल, जो कमिश्नरी, जो आजकल का कमिश्नरी क्षेत्र है, उसको मंडल कहा जाता था। जो इसका प्रमुख होता था वो प्रदेष्टा, जिसको प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहा जाता था। आहार या विषय, इसको जिला कह सकते हैं। जिला को आहार या विषय कहा जाता था। इसके जो प्रमुख होता था वो विषयपति कहलाता था। मैगस्थनीज ने अपने इंडिका में जिला के अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा है। ओके। स्थानीय, इसके बाद आता है स्थानीय का स्थान। ये 800 ग्रामों का एक समूह था जिसको स्थानीय बोला जाता था। इसके जो प्रमुख था वो उसको स्थानिक बोला जाता था। इसके बाद आता है द्रोणमुख, जो 400 ग्रामों का समूह था। खारवेटिक 200 ग्रामों का समूह। संग्रहण, ये 10 ग्रामों का समूह था। इसका जो प्रमुख था वह उसको गोप कहा जाता था। ओके। विषयपति को मैगस्थीन ने एग्रोनोमोई यानी कि जिले के अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा है, जो जिले का प्रमुख होता था। नगर के प्रमुख को मैगस्थीन ने एस्ट्रोनोमोई कहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर बार पूछे जाते हैं। पिछली बार ये टीजीटी में पूछा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है। पहले गोप होता था, उससे बड़ा स्थानिक, युक्त, राज्य, प्रादेशिक, विषयपति, समाहर्ता, महामात्र, प्रांतपति, राजा। राजा सबसे उच्च स्थान पर आपका राजा। ओके। इन अधिकारियों में सबसे ऊंचा स्थान महामात्र का होता था। प्रतिवेदक, राजा को सूचना देने वाले अधिकारी को प्रतिवेदक कहा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा, जो 6 समितियों में विभक्त था, चलाया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियाँ पूछी जाती हैं। ये पूछ ली जाती है कि प्रथम समिति किसके लिए थी, इसलिए आप इनको नोट करते जाइए। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय विदेशियों की देखरेख किया करती थी, उनकी व्यवस्था किया करती थी। तृतीय आपकी जनगणना किया करती थी। चौथी व्यापार वाणिज्य से संबंधित थी। पंचम निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करती थी, मतलब वस्तुओं में मिलावट को जांचती थी। और आपकी जो छठी थी, षष्ठम थी, वो बिक्री कर वसूल करना इसका काम था। ओके। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालय का वर्णन है, धर्मस्थी और कंटक शोधन। धर्मस्थी जिसे दीवानी अदालत कहा जाता है उस समय उनको धर्मस्थी कहा जाता था। इसका प्रमुख व्यवहारिक होता था। ओके। कंटक शोधन, ये फौजदारी अदालत होती थी। इसका प्रमुख प्रदेष्टा कहलाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ये 2 प्रकार के थे, संस्था और संचरा। संस्था जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे, संचरा जो यहाँ वहाँ घूमकर भ्रमणशील होते थे, उनको संचरा कहा जाता था। ओके। मैगस्थनीज एवं ड्यूडोरस ने ये गुप्तचर थे, उनको ओवरसियर्स कहा है। स्ट्रैबो और एरियन ने इनको इंस्पेक्टर कहा है। कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 अंग थे, पैदल, अश्व, रथ और हाथी। सैनिक छावनियों को गुल्म, क्या कहा जाता है? सैनिक छावनियों को गुल्म एवं सैनिकों के वेतन को गुल्मदेह कहा जाता था। राजा की स्थायी सेना मौलबल कहलाती थी। मैगस्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियों में बटा हुआ था, जैसे जल, नौसेना, यातायात, युद्ध, रसद सामग्री, पैदल, अश्व, रथ, हाथी। ओके गाइस, मौर्य समाज 4 वर्णों में विभक्त था।
कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को कृषक कहा गया है, यानी कि जो शूद्र थे वही कृषक थे, अर्थशास्त्र में ऐसा कहा गया है। मैगस्टीन ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्रिम से भी पूछ लिया जाता है। दार्शनिक, कृषक, शिकारी या पशुपालक, व्यापारी या शिल्पी या इसी को कारीगर भी पूछ लिया जाता है। योद्धा, निरीक्षक या गुप्तचर या मंत्री। ओके, 7 आपका मंत्री। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आ रही हूँ, आप इनको नोट करते जाइए। ओके, मैगस्टीन्स एवं स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मैगस्टीन्स के अनुसार भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था। मैगस्टीन्स के अनुसार डायोनिसियस, जिनको शिव बोला है, शिव को इन्होंने डायोनिसियस बोला है, और कृष्ण को हेराक्लीस की पूजा करते थे यहाँ के लोग, भारत के लोग, ये ऐसा मैगस्टीन्स ने कहा है। ओके, अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र के अनुसार कुल 21 प्रकार के कर थे। अशोक के रुमेंदेई अभिलेख में 2 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, बलि और भाग। ओके, रुमेंदेई अभिलेख आपको मालूम है ये कर से संबंधित है, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, ये याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, यह उपज का 1/6 भाग था। जैसे रुमेंदेई जब वो गए थे अशोक, तो उन्होंने वहाँ के कर को कम कर दिया था, 1/6 से 1/8 कर दिया था। ओके गाइस, उदक भाग 1/5 से 1/3 ये मौर्य काल में वसूल किए जाने वाला कृत्रिम सिंचाई कर था। कृत्रिम यानी कि जो बरसात से ना होकर कुएं से, तालाब से जो सिंचाई की जाती थी उसको कृत्रिम सिंचाई बोलते हैं। ओके, अब ये विभिन्न प्रकार के कर हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। भाग, कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों पर कर। सीता, राजकीय एवं वन भूमि से आय पर कर। प्रणय, आपातकालीन कर। बलि, एक प्रकार का भू राजस्व। हिरण्य, नगद कर। सेतुबंध, राज्य की ओर से सिंचाई के प्रबंध हेतु कर। विष्टि, वेगार, निःशुल्क श्रम। ओके गाइस, सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के गवर्नर यवनराज तुषार्थ ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इससे संबंधित 4 राजा हुए हैं, जिसका मैं आपको आगे बतलाऊंगी उसके बारे में। ओके, अब हम मौर्यकालीन सिक्के के बारे में जानेंगे। इस चांदी के सिक्के कौन कौन से थे? काश्यपण, पण या धरण, रूपारूप। रूपारूप पिछली बार पूछा गया था, ये किस प्रकार का, मतलब कैसा सिक्का है, किस धातु का बना था? तो इस चांदी का। ओके, सुवर्ण इसके ये किसके सिक्के थे? सोने के सिक्के थे। माशक, ये तांबे का सिक्का था। मौर्यकालीन सिक्के कैसे थे? ये आह सिक्के थे, पंचमार्क सिक्के जिसको बोला जाता है। ओके, वेदिका से घिरा वृक्ष मौर्यकालीन आह सिक्कों पर प्रतीक का चिन्ह है, यानी कि जो वेदिका से घिरा एक वृक्ष है जो मौर्यकालीन सिक्कों पर मिलता है, आह सिक्कों पर। पर मौर्यकाल में विनिमय का प्रमुख सिक्का था, इसका भार 3/4 तोले के बराबर होता था। यहाँ पे आप तोला लिख लेना, 3/4 तोले के बराबर होता था। मौर्यकाल में व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापारी श्रेणियों में संगठित थे, इनका जो मुखिया होता था वो श्रेष्ठी कहलाता था। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण का भी एक प्रमुख उद्योग था। स्ट्रैबो तथा कौटिल्य के अनुसार जहाज निर्माण पर राज का एक अधिकार था। मौर्यकाल का सबसे प्रमुख उद्योग सूत काटने एवं बुनने का था। वस्त्र निर्माण के लिए सरकारी कारखाने भी थे। नियार्कस ने इसके बारे में लिखा है, सूती वस्त्र के बारे में। भारतीय जो सूती वस्त्र पहनते थे वे श्वेत रंग के थे और अन्यत्र उपलब्ध किसी भी सूती वस्त्र से अधिक चमकदार थे। बोलते बोलते जी ओके लड़खड़ा जाती है। मौर्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने अशोक के एकास्म स्तंभ हैं, इन पर चमकदार पॉलिश है, ये बहुत फेमस है। इसके एकास्म का मतलब होता है एक ही पत्थर से बनाए जाते हैं, एक ही पत्थर को
काट काट कर बनाया जाता है, उसको एकाश्म स्तंभ बोलते हैं। ओके, अशोक को स्तंभ लगवाने एवं उन पर अभिलेख खुदवाने का विचार ईरान के शासक डेरियस एवं दारा प्रथम से मिला। गाइस, मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट्स नोट करवा रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन लूँ मैं इम्पोर्टेंट सी लूँ, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, विभिन्न एग्ज़ामों में जो आ चुके हैं। ओके गाइस, दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। फायान ने 6 एवं हुइशांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है। अशोक के जो स्तंभ है तो हुइशांग ने 15 का और फायान ने 6 स्तंभों का उल्लेख किया है। अशोक का प्रथम स्तंभ वषाण वखेरा वैशाली का कोल्हुआ स्तंभ है। इसके शीर्ष पर शेर की मूर्ति है। यह बुद्ध के अंतिम उपदेश की स्मृति में निर्मित है। ओके, रुमिंदई सबसे छोटा है। इसके शीर्ष पर घोड़े की आकृति है। सारनाथ के शीर्ष पर 4 शेर तथा फलक और जो मतलब जो चौकी नीचे की फलक और चौकी होती थी, उस पर पशुओं का क्रम क्या था? हाथी, सांड, घोड़ा और सिंह। 4 पशु थे नीचे और 4 शेर पीठ से पीठ सटाए हुए ऊपर थे शीर्ष पर। ओके, लौरी नंदनगढ़ एवं रामपुरवा स्तंभ की चौकी पर दाना चुगते हुए हंसों का अंकन है। अब ये कुछ जो स्तंभ हैं उस पर जो कौन सी पशु हैं इसके बारे में लिख लीजिए आप। सारनाथ स्तंभ, इस पर 4 शेर है और सारनाथ और सांची स्तंभ पर 4 शेर है। लौरी नंदनगढ़, इस पर 1 शेर है। रामपुरवा स्तंभ जो पहला मिला है उस पर 1 शेर और दूसरा रामपुरवा उस पर 1 बैल या बिशप मिला है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो इसमें 1 शेर पढ़ा है या 1 बैल पढ़ा है। ओके, ये दोनों मिले हैं। वैशाली स्तंभ, इस पर 1 शेर। संकिसा, ये मेन है क्योंकि इस पर सिर्फ संकिसा पर ही एक हाथी का मूर्ति मिली है। ओके, सांची स्तंभ 4 सिंह मिले हैं यहाँ पर। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर एक मोर का भी अंकन है। ओके, तो गाइस, तो हमारा मौर्य साम्राज्य कंप्लीट होता है। अब हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मैं बहुत मेहनत से इन नोट्स को तैयार कर रही हूँ। मैं इसलिए आपको ये नोट्स तैयार करके दे रही हूँ कि आप सिर्फ मेन पढ़ें, जिससे आपको एग्ज़ाम में लर्न करने में आसानी हो। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।